हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग जो अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे एफआईआर को लेकर बात करेंगे, ठीक है। और एफआईआर को जो भी 6 या 7 क्लास जो भी लेक्चर में समाप्त हो जाएगा और उसके जस्ट बाद इन्वेस्टिगेशन पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम जो यानी कि जो एफआईआर पे चर्चा कर रहे हैं, इस पे आपको ध्यान रखना है बहुत ही कंठस्थ भाव से, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि जो एफआईआर है यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसी चीज़ को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल AQ लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा, ठीक भैया। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें तो उसका जो नोटिफिकेशन हो उस सबसे पहले आपको मिल जाए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलता है, और वैसे आप एक काम करिएगा, सबसे पहले, ठीक है, आप CRPC का वेरिफाई कर लीजिएगा, कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ को अपने पास में लेके रख लेना है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरीके से दर्शाया है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि वह एग्जाम की भी उससे बहुत ही बेहतर काम करेगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस भी धारा पे हम चर्चा करें आप सीधा डायरेक्ट खोलिएगा CRPC का, आप उसके तुरंत उस धारा पे जाइएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको क्या करिएगा, उसके नीचे जस्ट अंडरलाइन कर लिया करिएगा, ठीक है। वो एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि जब भी आप डायरेक्ट उठाएंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि हमने ये चीज़ पढ़ लिया है, ठीक है। और उस चीज़ को एग्ज़ाम की व्यू से तैयारी करेंगे तो और बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि डायरेक्ट पे पकड़ बनानी चाहिए, ठीक है। और हमने जितनी भी चीज़ को बताया करते हैं डेली, जो भी इस पर हम बनाते हैं, उन सारी चीज़ को एकदम सेम टू सेम बना के रख लिया। एक क्या होता है कि एक शॉर्ट नोट्स का काम करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अपने मुद्दे पे आइए। सबसे पहले प्रक्रिया निदान पे बात करते हैं, ठीक है। प्रक्रिया निदान पे आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों पर। पहले पॉइंट याद रखना कि पहला पॉइंट में 100 CRPC की धारा जो 154 है, 154 के 3 को, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, CRPC की धारा जो 36 है यानी 36 है, उसमें जो ऑफिस इंचार्ज है, उस ऑफिस इंचार्ज के आधार पर SP यानी सुपरिटेंडेंट पुलिस वो क्या करता है, वो कार्रवाई कर सकता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और तीसरे पॉइंट में याद रखना कि CRPC की धारा जो 156(3) है, उस 156(3) के आधार पर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, आवेदन करवा सकता है, ठीक है। ये बात अब आप चौथे पॉइंट में याद रखिए कि CRPC की धारा जो 200 है, उस 200 के आधार पर कंप्लेंट दायर कर सकता है, ठीक है। अब पांचवी बात क्या है इसमें, इस पांचवें पॉइंट को ध्यान रखें। इसमें क्या है कि 482 जो CRPC की धारा 482 है, इस आधार पर हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अन्य प्रक्रिया निदान है, अन्य भी उपलब्ध हैं आपके पास, इसलिए वो सुने या ना सुने उसके ऊपर है, लेकिन आप कर सकते हैं आवेदन, सुनता है, ठीक है, सुन सकते हैं 482 के आधार पे। ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो ये चीज़ें आपने क्या देखा, अभी आपने सिर्फ एक प्रक्रिया निदान के तरीके आपने देखे, ठीक है। अभी हम आपको बात करते हैं संक्षिप्त जो सूचना है वो FIR ले सकता है, ठीक है। इससे यानी कि जो हमने बताया कि संक्षिप्त, ठीक है, जो सूचना है उस आधार पर जो FIR ले सकता है, इस आधार पर आपको एक केस बताते हैं, ठीक है। वो केस को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। प्रेम प्रकाश उर्फ लीलू वर्सेस हरियाणा राज्य। इस केस में आपको क्या ध्यान देना है, आपको इसमें बहुत ही पॉइंट की बातें हैं, हर एक बात को बहुत ही ध्यान मग्न होकर एकाग्रचित भाव से सारी बात को समझते हुए चलना है, जिससे क्या हो कि कोई भी बात मिस ना होने पाए। अगर आपने कोई भी बात मिस किया तो ठीक है, वो क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो क्लियर नहीं होगा। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इस केस में क्या होता है। पहले पॉइंट में देखिएगा, जब घटना होता है ना, उस घटना के मामले को लेकर FIR के रूप में उसको दर्ज कराना, ठीक है।
तो सामान्यतः क्या होता है इस केस में ध्यान देना कि एफआईआर सामान्यतः रूप से उस सूचनादाता क्या करता है, उस मामले को दर्ज कराता है और दर्ज कराने के बाद क्या होता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर दर्ज नहीं होगा तो उस पर क्या होगा, अन्वेषण नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होता है कि एफआईआर के आधार पर सामान्यतया क्या होगा कि उस मामले को लेकर क्या होता है, वो दर्ज होगा, उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा। और एफआईआर हमेशा याद रखना, एफआईआर जो है सामान्यतः ये एक दस्तावेज है, ध्यान रखना, ये क्या है, एक दस्तावेज है। और ये दस्तावेज के रूप में क्या होता है, ये वहां पे दर्शित होती है और उसके बाद क्या होता है, उस दस्तावेज के आधार पर ही क्या होगा, अन्वेषण होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा उसी दस्तावेज के आधार पर। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, ये पहले पॉइंट होगा। अब दूसरे पॉइंट में ध्यान, और इस दूसरे पॉइंट में दो बातें हमेशा याद रखना। पहली बात याद रखना कि जब यानी कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है यानी कि एफआईआर है, वो एफआईआर दर्ज हो गया। ठीक है, दर्ज होने के बाद क्या हुआ, जब पुलिस ऑफिसर से क्या होता है, उस बात को लेकर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन के पहले एक बात ध्यान रखना, एक कथन लिखा जाता है, यानी कि जो साक्षी होता है, जो विटनेस होता है, उस विटनेस के द्वारा जो है क्या होता है, एक परीक्षा किया जाता है। ठीक है, कि आपके साथ क्या क्या, मतलब वो सारी बात को लेकर पूछा जाता है और उस विटनेस के आधार पर, यानी जो साक्षी एविडेंस होता है, उस विटनेस के आधार पर जो भी परीक्षा किया जाता है, वो परीक्षा क्या माना जाएगा, वो परीक्षा 161 का कथन माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना। हमने क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि जो दर्ज होने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद उसके तुरंत बाद क्या होता है कि वो जो एक कथन होता है, ठीक है, जो भी कथन, कुछ भी, यानी जो भी कुछ कथन होता है वहां पे, वो कथन कैसा कथन माना जाएगा, वो कथन ये माना जाएगा कि ये 161 का कथन माना जाएगा। ठीक है, सीआरपीसी की धारा जो 161 है, उस 161 के आधार पर यह कथन माना जाएगा। ये बातें आपको एकदम ध्यान रखना, जो कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा लिया जाता है ये कथन। ठीक है, विटनेस को, जो परीक्षा विटनेस जो होता है, उस विटनेस के आधार पर जो परीक्षा लिया जाता है, ये पुलिस ऑफिसर लेता है। ये बातें क्लियर हो गई। अब इसी में एक बात और ध्यान रखना, जो बातें यानी हुई, कुछ परिस्थिति में ध्यान रखना क्या होता है कि जितनी बातें 161 में हुई हैं, अब 162 में क्या होता है, जो सीआरपीसी की धारा 162 है, उस 162 में ये होता है कि उस बात का जो कथन हुआ है, उस कथन का खंडन होता है। क्या होता है, उस कथन का खंडन कर सकता है। 162 में ये बातें दर्शित हैं। ठीक है, आपने पहले में देखा कि जो कथन दिया जाता है विटनेस के आधार पर, यानी कि जो परीक्षा होती है, उस परीक्षा में जो विटनेस ने जो कथन किया है, जो भी कुछ कथन किया है, वो कथन 161 माना जाएगा। और दूसरी बात आप इसी में ध्यान रखना, जो 162 है सीआरपीसी का, उस कथन का क्या होगा, खंडन, यानी खंडन कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये दोनों बातें हो गई। अब आपको कुछ चीज़ें और पॉइंट में ध्यान रखनी है। अब पॉइंट में तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, सूचनादाता जो होता है, जो एफआईआर को लेकर वो स्वयं उपस्थित होता है। ध्यान रखना कि सूचनादाता क्या होता है, एफआईआर को दर्ज कराने के लिए स्वयं वो उपस्थित होकर औपचारिक रूप से क्या करता है, वो उपस्थित होता है, उस मामले को दर्ज कराता है। एक इस आधार पे हो गया दर्ज कराना। लेकिन दूसरी बात इसमें ध्यान रखना कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती है जो कि वो स्वयं आकर वो सूचनादाता के आधार पर क्या होता है, उस मामले को दर्ज नहीं करा पाता। ठीक है, जो एफआईआर है। लेकिन कुछ परिस्थिति में ऐसा होता है कि टेलीफोन के आधार पर वो मामले को दर्ज कराता है। तो जब टेलीफोन के आधार पर ऐसे सूचना जो है दिया जाता है, ठीक है, जब ऐसी सूचना दिया जाता है तो उस आधार पर क्या होगा, वो मामले, एक डेली डायरी होती है, उस डेली वाली डायरी में क्या होता है, उन सारी बात को उसमें लिख दिया जाता है। ठीक है, यानी जितनी सूचना होगी उसमें दर्शित हो जाता है। जैसे ही दर्शित हो जाता है उसके तुरंत बाद क्या होता है, आगे की कार्यवाही होती है। ये हमेशा याद रखना कि टेलीफोन के द्वारा किया हुआ
जो भी एफआईआर या जो भी सूचना होती है दर्ज कराता है, दर्ज कराने में जो भी बातें होती हैं उन सारी बात को एक डेली डायरी होती है, उस डेली डायरी में उन सारी बात को वहाँ पे सूचना जो है लिख लिया जाता है। उसके आधार पर क्या होता है कि आगे की जो कार्यवाही होती है वो आगे की कार्यवाही चालू हो जाता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब आपको लास्ट कुछ बातें हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ बातें क्या होती हैं कि अस्पष्ट होती हैं, ठीक है, संक्षिप्त होती हैं, जो कि बातें जो आपने सूचना दिया, ठीक है, सूचनादाता के द्वारा जो भी सूचना दिया जाता है वो सूचना एकदम संक्षिप्त है। ठीक है, यानी कि समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, स्पष्ट है यानी कि स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। तो इस आधार पर जो बातें आप कहना चाहते हो उसका इंटेंशन ही पता नहीं है, उसका आशय ही नहीं पता है, तो उस आशय को कैसे समझेगा पुलिस ऑफिसर? जब तक उस आशय को नहीं समझेगा कि आप चाहते क्या हो। अगर आप ये चाहते हो कि सारी बातें एकदम संक्षिप्त हैं, ठीक है, यानी संक्षिप्त मतलब अस्पष्ट है और उसका इंटेंशन यानी कि उसका आशय नहीं पता चल रहा है कि आप क्या चाहते हो, और वो चाहता भी है कि ये जो है पुलिस ऑफिसर के द्वारा क्या हो कि इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन क्या होता है इन्वेस्टिगेशन कैसे पता चलेगी आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हो? जब आपकी बात ही स्पष्ट नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकता है? इसलिए कि जो संक्षिप्त सूचना होती है या अस्पष्ट सूचना होती है या जो बातें जो है स्पष्ट नहीं है, जो एकदम उसका इंटेंशन का भाव ही नहीं पता चल रहा है, उसका आशय का भाव नहीं पता चल रहा है, तो उस आधार पर अगर किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, आप ये बता रहे हो कि उस बात को इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है, ऑफिसर पुलिस ऑफिसर, तो कैसे हो सकता है? तो ये क्या होगा, ये एफआईआर नहीं माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए, ठीक है, अगर वो बात स्पष्ट है कि आप चाहते हो कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो वो किया जाएगा, तो ऐसी एफआईआर माना जाएगा, लेकिन स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसका आशय पता होना चाहिए कि इसका आशय क्या है, इसका इंटेंशन क्या है। अगर वो करवाना चाहता है इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो वो तुलनात्मक रूप से क्या हो कि वो बातें स्पष्ट होनी चाहिए, तो उस आधार पे जो है वो अन्वेषण होगा, यानी करवा चाहते हैं जो इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा करवाना चाहता है तो करवा सकता है। ये बातें वो स्पष्ट रूप से कहे अपनी बातें। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब हमें जहाँ तक उम्मीद है कि इन सारी बात को लेकर आपके मस्तिष्क में एकदम कंठस्थ हो गया होगा। ठीक है, तो आपको जब भी देखिएगा एग्जाम में सारी बात को आपको इंगित करना पड़ता है और बहुत ही सुलभ तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, कहाँ पे क्या क्या बातें रखनी हैं, कैसे कैसे रखनी है, कब कहाँ पे आपको लीडिंग किस दिखानी है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखो, थ्योरेटिकल पावर बहुत होनी चाहिए। अगर आप थ्योरी जो है लिख रहे हैं, अगर आप सारी बात को समझा देने के बाद एक आप उससे रिलेटेड एक लीडिंग केस डाल दें तो परफेक्ट है वो। ठीक है, जरूर नहीं कि 4-5, आप बस उस एग्जामिनर को समझा दीजिए कि आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, यानी कि जो बातें आपने लिखा थ्योरेटिकल तरीके से, और उस बात को आप एग्जामिनर को बस इतना बताना है कि इसका मतलब ये होता है, बस वो जो पूछना चाहता है उसके पूछने का तात्पर्य जो हो वो पूछे, उसके तुरंत उसी तरीके से उसका जवाब दे देना, कम शब्दों में, ना कि जो है आप बहुत लंबा एकदम विस्तृत करते चले जा रहे हो। कहते हैं ना, जब भी इंटरव्यू लिया जाता है तो बहुत ज़्यादा लंबे तरीके से नहीं, जैसे पूछे उसको जितना कम से कम शब्दों में आप उसका जवाब दे दे, उससे बड़ा इंटरव्यू कोई नहीं होगा। ठीक है, हर चीज़ को कोशिश करना चाहिए, जो भी आपसे वार्तालाप हो तो कम से कम मात्रा में और कम से कम शब्दों में सारी बात को आप कह दे, इस सबसे बड़ी महानता होती है, इसी में बुद्धिमत्ता होती है। ठीक है, चलिए आप इसी के जस्ट बाद हम इसी से रिलेटेड और लाएंगे। तो ये 4-6 जो भी 6 या 5 क्लास होंगे इसके एफआईआर के, तो पूरी क्लास आपको पढ़ने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।